बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब ने जो मोमेंटम बनाया था, एक मूवमेंट जो थी उनकी, उसका जो मोमेंटम बना था, जिस तरह से वो जलसे कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उसका जो नतीजा निकला वो तो हमारे सामने है। लेकिन बज़ाहिर देखने से अब लगता ये है कि ये मूवमेंट जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुकी है, क्योंकि कल जो इमरान खान साहब की तरफ से कॉल दी गई थी महंगाई के ख़िलाफ़, इसके बावजूद कि इस हुकूमत ने पिछले 2 महीने में 84 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और डीज़ल की कीमत में भी इजाफा हुआ और महंगाई भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकले। उसकी क्या वजह हो सकती है? 2 वजूहात है। पहली, लोगों को ये लगता है कि जो लोग अब उन्हें सड़कों पर बाहर निकालना चाह रहे हैं, इनके पास 3.5 साल मौका था परफॉर्म करने का, महंगाई कम करने का, डिलीवर करने का, लेकिन उसके बावजूद वो कर नहीं सके हैं। अब सिर्फ वो अपनी दोबारा इक़्तिदार की खातिर महंगाई मार्च की कॉल दे रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद लोगों को ये बात भी समझ आई हो कि इमरान खान साहब खुद कहते थे अपने दौरे हुकूमत में कि ये जो महंगाई है ये इस वक्त एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, बरतानिया में हुई है, अमेरिका में हुई है, जिसमें कोई शक नहीं कि हुई भी है कोरोना के बाद से। तो हो सकता है कि अब लोगों को ये समझ आ रहा हो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी महंगाई हो रही थी। उसके बाद ये लोग जो तब ऑपोजिशन में थे ये कहते थे हम आएंगे तो ठीक करेंगे, लेकिन ये आ गए तो उसके बावजूद मजीद महंगाई होगी। तो क्या वाकई महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है जो कि इनएविटेबल था, जो कि नागुज़ीर था, जो कि होना ही होना था? तो इस कश्मकश में अवाम मुब्तला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है। और पेट्रोल के हवाले से अब तो मैं ये देख रहा था, अगले दिन एक खबर आ रही थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी, जो कि लोग जाते हैं, लोग खैरात करते हैं, तो एक बुज़ुर्ग आदमी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर मोटरसाइकिल सवार जितने भी वहाँ पर आ रहे थे उनको 500 रुपये का पेट्रोल डलवा कर अपनी जेब से दे रहे थे। तो यानी कि ये पहले नहीं हमने देखा था, ये अब इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल महंगाई के हवाले से मार्च की कॉल दी थी। तवक्को तो ये की जा रही थी कि लोग बड़े तंग होंगे, सड़कों पर बाहर निकलेंगे, 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और दोबारा से कोई मोमेंटम बिल्ड होगा, लेकिन कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। हमें जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने 10 रुपए कम की थी, 4 रुपए यूनिट बिजली कम की हमने। हम भी IMF प्रोग्राम में थे। आज ये क्या इतना बड़ा तूफान आया कि हमारी महंगाई भी आसमानों पे चली गई और मजीद और जानी है। जब कहते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल बुरा पाकिस्तान मिला, बुरा तो हमें मिला था, मुश्किल वक्त। पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिशियंस अक्सर अवाम से झूठ बहुत बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, लेकिन मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस के हवाले से दे रहा हूँ कि लोगों को अक्सर जो बात बताई जाती है, बात उससे बरक्स ही होती है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि IMF ने हमें ये कहा था कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी थी और ये कोई बहुत बड़ा मार्का था जो उन्होंने मारा था। लेकिन अगर देखा जाए और इसके ऊपर आप इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट को बिठाकर देख लें, तो ये इमरान खान साहब का एक सियासी फैसला था जिसे वो सियासी तौर पर मकबूल होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था, वो ये भांप चुके थे कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है और अगली जो हुकूमत आएगी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब कह चुके हैं लाइव ऑन अ टेलीविजन शो कि हमें 4 महीने पहले से पता था कि गवर्नमेंट जा रही है और उस वजह से फिर 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में हमने कमी की और बारूदी सुरंग बिछाई आने वाली हुकूमत के लिए। क्या कहना है? अब आज हमाद अजहर साहब पेश हुए अदालत में और जो दहशतगर्दी का पर्चा हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, उसमें ज़मानतों के हवाले से वो पेश हुए और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह ताला ये बादल जो हैं, और मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ, आज मेरे हौसले क्यों बढ़े हैं। आज जब हम कोर्ट के अंदर गए, हमारी हाज़िरी लग रही थी, हाज़िरी लगने के बाद एक कोर्ट का सीनियर ऑफिशियल उठ के आया है और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाल लिया, इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दिया, आपने हमें इनसे छुटकारा दिलवाना है। ये उस अदालत का स्टाफ कह रहा है जिसमें मैं पेश हुआ बतौर दहशतगर्द। तो ये लोगों के आगे कौन आज तक खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो ये हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल जो कि इमरान खान साहब भी बड़ी दफ़ा कोट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी एक गरीब आदमी को फेस करना पड़ा है, वो भी उसी तरह से था जिस तरह से आज है, या उससे पहले जो हुकूमतें थी उनके द्वारे हुकूमत में था। तो
कहने का मकसद यह है कि अब हमाद अजहर ये बातें ना करें। हमाद अजहर की ज़बान से बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और जब वो कहते हैं कि मैं जिस कोर्ट में पेश हुआ, मैं उस FIR की मजम्मत करता हूँ जो हमाद अजहर के ख़िलाफ़ हुई है। दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें नहीं, हरगिज़ नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का, कि दहशतगर्दी की दफ़ात इस तरह के मामलात में नहीं लग सकती हैं, वो दहशतगर्दों के ऊपर लग सकती है। तो उसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं ना, अपने आप को हीरो बना के कि अदालत का एक सीनियर ऑफिशियल मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसने मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन से उठा लिया और आप लोगों ने इन लोगों को दोबारा घर भेजना है, तो भाई आप अब उम्मीद नहीं है आपकी तरफ। अब मतलब कि 3.5 साल यू आर ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड डू नॉट टेल मी दैट यू कैन फील व्हाट अ कॉमन पाकिस्तानी फील्स राइट नाउ who's worried about his children's education। हमाद अजहर का तो उससे दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से एक मिसाल मैं आपको दे सकूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो काबीना थी, उसकी आला तरीन मिसाल हमाद अजहर है। इमरान खान साहब ये कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है, ओबामा कभी कारोबार नहीं करेगा, लेकिन हमाद अजहर का जो कारोबार, जो इंडस्ट्री थी, उसी हवाले से हमाद अजहर को वजारत मिली है, और वो वजारत भी करते रहे हैं और उनका कारोबार भी तरक्की करता रहे, और कितने पैसे कमाते रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये हमाद अजहर साहब खुद ही बता दें। और जो इनका लेवल था, जो इनका स्टाइल था, वो हम सब ने देखा हुआ है। अवाम के लिए कितना दर्द था वो भी हम सब ने देखा हुआ है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती अब कि वो लोग जिनको मौका मिला, जो ट्राइड टेस्टेड है, अब वो बाहर आके दोबारा हीरो बने। बस ये आप PTI के लिए हीरो बने, आपने दहशतगर्दी अपने ऊपर लगवा ली है, जो कि मैं कहता हूं कि नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन हमाद अजहर certainly does not have the solution to the problems with Pakistan's economy right now। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी बड़ी सादी बात कर दी महंगाई के हवाले से। उन्होंने कहा जी जब ये हम एहतजाज करते थे इनके दौरे हुकूमत में महंगाई के खिलाफ, तो हम भी ठीक थे, ये एहतजाज कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, कम से कम बात कर दी है। क्या कह राना सनाउल्लाह ने सुना। अब राना सनाउल्लाह से मेरे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन कम से कम एक ईमानदारी से बात तो कर दी है ना, कि वो भी कर रहे थे एहतजाज तो ठीक कर रहे थे, हम भी कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे, और ये महंगाई की वजूहात हैं। और महंगाई ये नहीं कि जी ये हम होते तो हम ये कर लेते, ये आज ऐसे कर रहे हैं। तो ये वाली जो पॉलिटिक्स है ना, अब उसमें क्या आपको बताएं कि किस तरह आवाम के मसाइल को बेचकर जो है सियासत चमकाई जाती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आबिद शेर अली हमारे साथ। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली ने। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो आप लोग ये कहते थे उस वक्त ऑपोजिशन में होते हुए कि अगर हमारे पास हुकूमत आ जाती है तो हमारे पास पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल है, और ये लोग क्योंकि नालायक हैं, नाअहल हैं, इस वजह से इतनी महंगाई हो रही है। उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते थे कि अवाम 2 की बजाय 1 रोटी खा लें, टमाटर अगर महंगा हो गया तो उसकी बजाय दही डाल लें, इस तरह की बातें, चीनी का 1 चम्मच कम कर लें। और आप लोग जो कहते थे, इन बातों पर तनकीद करते थे कि हम आकर इसको संभाला दे सकते हैं मईशत को। अभी एहसन इकबाल साहब ने इससे बिल्कुल मिलती जुलती बात की जब उन्होंने कहा कि अवाम को चाहिए कि 2 चाय की प्याली की बजाय 1 चाय की प्याली पर इत्तफाक करें। तो वही पॉलिसी आप लोगों ने भी अब क्या अडॉप्ट कर ली है। और वो जो आप कहते थे कि हमारे पास एक प्लान है और उस प्लान के जरिए से हम पाकिस्तान के अवाम को महंगाई और मईशत के मसाइल से बाहर निकालेंगे, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हफ्तावार महंगाई की शरह जो अभी रिपोर्ट हो रही है वो 27% पर चली गई है। एंड दिस इज टू मच फॉर अ कॉमन मैन। क्या कहेंगे आबिद शेर अली साहब? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी नहीं कहा कि लोग 1 की जगह 2 की जगह 1 प्याली पिए। जिसको जितनी भूख है उतनी उसे रोटी भी खानी चाहिए, उतनी उसको चाय भी पीनी चाहिए, जो जिसकी ज़रूरत है वो खाए पिए, किसी को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप फैक्ट्स को ना डिस्टॉर्ट करें, क्योंकि PTI ने जो IMF के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इन्होंने बेचा है, अब जो उन्होंने एज ए स्टेट एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है,
जो इन्फ्लेशन पीटीआई करके गई है उसकी कंटिन्यूटी जो आईएमएफ के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ये उसका तसलसल है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना भी लेती, कोई और केयर टेकर सेटअप आ जाता, कोई और आ जाता, इससे भी ज़्यादा तबाही होनी थी, मुआशी तबाही जो पाकिस्तान का हाल है। लेकिन हमने ना तो सरेंडर किया, ना कौम को मायूस किया है। हम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिशें आने वाले चंद हफ्तों में, यानी कि 6 से 8 हफ्तों में रंग लाएगी और लोगों को एक मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। तो हमने ना सरेंडर किया है, ना हम भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। हमने ये जिम्मेदारी ली है, हम इसे ओन करते हैं। जो स्ट्रगल, जो भी लोड शेडिंग के मसाइल है और भी मसाइल है, तो हम तो लोड शेडिंग ख़त्म करके गए थे टाइम पे ऊपर। ना इन्होंने ऑयल की एलसीज खोली, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व में रखा, ना जो प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें पूरी प्लानिंग होती थी। यहाँ पे तो मिनिस्टर्स अपनी करप्शन की अमाजगा बनाते रहे, उनकी पूरी कभी तवज्जो ही नहीं थी इन मामलात के ऊपर। तो हमने ओनरशिप ली है, हमने कौम को तन्हा नहीं छोड़ा। कौम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पीटीआई की कॉल जो उन्होंने कल दी थी, बिल्कुल फ्लॉप शो था। इससे ज़्यादा लोग सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए होते हैं जितना कि वो सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मकसद है कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस कुएं से निकालेंगे। थोड़ा सा टाइम है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमें भी पता है। हमने अवाम के पास जाना है, वोट लेने हैं, हमारा वोट बैंक है, हमें पता है वो मुतासर हो रहा है। हमें इसका हम इससे गाफिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले है और कौमी मुफाद में हम इंशाअल्लाह ताला इसको जारी रखेंगे। और महंगाई का जिन भी बोतल में बंद करेंगे और दूसरे मामलात भी हैं, इंशाल्लाह इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। सवाल ये ना आबिद शेर अली साहब, सवाल ये ना, आपने कहा कि महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे, तो कब करेंगे? अभी तो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आके लोगों को हॉन्ट कर रहा है। दूसरा जो मेरा असल सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन लें दोबारा, मेरा सवाल ये था कि वो जो बातें करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि जी 2 की बजाय 1 रोटी खा लें, टमाटर की जगह दही डालें, उसी तरह की मिलती जुलती बात एहसन इकबाल साहब ने की कि 2 की बजाय अगर 1 प्याली चाय पे इक्तफा करें। आपने कहा कि वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। मैंने तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं किया, दिस इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है। और सवाल मेरा ये था कि क्या ये महंगाई जो अब हुई है आपके दौर में, आप कहते हैं कि IMF से उन्होंने सरेंडर किया, IMF के सामने हमने नहीं किया, उन्होंने मुआहदे किए, हमने नहीं किए, तो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब क्या करके आए? और दूसरा ये कि अगर उन्होंने सरेंडर किया था तो आप लोगों ने अब सामने कुछ कर लेना था, लेकिन आप लोग भी उसी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और IMF के कहने पे 2 महीने में 84 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है सर, और अभी भी आप कहते हैं कि उन्होंने सरेंडर किया IMF के सामने, हमने नहीं किया। सर आपने, अगर माशाल्लाह आपकी अंग्रेज़ी मेरे से भी अच्छी होगी, आपने वो मुआहदा अंग्रेज़ी में है, अगर आप उसकी ट्रांसलेशन करा लें तो वो आपके फ़ायदे के लिए भी और कौम के फ़ायदे में। उसमें देखें कि इन्होंने सब्सिडी ख़त्म करने का एग्रीमेंट किया था, स्टेट का एग्रीमेंट है इमरान खान का, उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान के बिहाफ पे ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने आपकी बात सुनी, आपने मेरे पे वार किया, मेरी बात सुन लें आप। ये देखें फिर नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ सवाल किया है, वार मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं, मैं फिर भी आपकी इज्जत करूंगा और करता रहूंगा, मेरे भाई हैं। मैं भी आपकी इज्जत जवाब देने का पूरा मेरा जवाब देने का हक बजानब हूँ, मैं जवाब देने का। अगर आपने मेरी अर्ज सुनी हो तो मैं इत्तफाक नहीं करता जो आप कह रहे हैं। एहसन इकबाल का मुझे हवाला दे रहे हैं, मैंने कहा कि 2 रोटियां खाएं, 3 रोटियां खाएं, जितनी भूखा खाएं। आपने फिर मेरी बात को गौर से नहीं सुना, वो उसका जवाब आप एहसन इकबाल से इत्तफाक नहीं करते, आप ये कह रहे हैं। मैं कौम को कभी भी नहीं कहूंगा कि अपनी पेट पे पत्थर बांध लें, कौम भूखा तो इसका मतलब एहसन इकबाल साहब ने गलत कहा। आप वो सवाल का जो एहसन इकबाल साहब ने जिस पैराए में कहा, उसका जवाब आप एहसन इकबाल साहब से लें। आप मेरे से जो आपकी क्या राय है उनके स्टेटमेंट? मैं कभी भी, मैं अपनी कौम को कभी भी नहीं कहूंगा कि 2 की, मेरी अर्ज सुन लेना, आप राय सुन लें।
मैं कभी भी कौम को नहीं कहूँगा कि 2 रोटी की जगह एक खाएं। 2 की अगर भूख है बिल्कुल 2 रोटियां ही खानी चाहिए, जितनी भूख है। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी नहीं भाग सकती, ना हम भागेंगे। मैंने आपको सुनना चाहिए था, मैं क्लैरिफाई किया इस बात को। नहीं, मैंने कि सुना है, उनका लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो कहने से फर्क उन्होंने नहीं पड़ता की ना। है उसको आप उस पैराए में देखें। आबिद शेर अली साहब, मैंने सवाल ये है आपको कि मैंने कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। और सुन लें, देखें, अब आप कह रहे हैं कि 2 महीने में हम दूध की नहरें बहा दें। हम ना आप एमको की जन्नत में रहते हैं, ना मैं एमको की जन्नत में रहता हूँ। आप कहते हैं कि जो IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मुआहदे थे, हम ना होते, इंटरिम सेटअप होता, इससे भी शदीद ख़तरात होते। आज जो शायद मामला बेहतरी की तरफ हो सकते हैं, जो एक उम्मीद है, तो हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं देखें तहम्मुल से बैठ के बिल्कुल जवाब करना दे रहा हूं। चाहिए। मैं मेरी गुजारिश हाइपर नहीं होता PTI के लोगों की तरह से, अब वो झूठ बोल दें। आप कह रहे हैं कि 2 महीनों में शायद मैं चाहता भी नहीं, मैं भी हाइपर नहीं होना चाहता, ऐसे नहीं और होता हाइपर भाई। होना भी नहीं चाहिए। हमारी कौन सी कोई खानदानी दुश्मनी है जो हमने हाइपर होना है एक दूसरे के साथ। मैंने सवाल करना है, आपने जवाब देना है। मुझे ये बताएं, आप ये कहते हैं कि IMF के हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने मुआहदा किया था, लेकिन आपने सरेंडर नहीं किया IMF के सामने। आप लोगों ने 84 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया 2 महीने के अंदर, और फिर आप कहते हैं कि हम IMF के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और अभी भी IMF आपको किस्त रिलीज नहीं कर रहा। इसके बावजूद अभी मजीद कोई सरप्राइजेस शायद अवाम को मिल जाएं, तो आप समझते हैं कि आप लोग सही सिमत में जा रहे हैं? कान आपको अर्ज सुन लें, कान इधर से मैं पकड़ा दूं, ये इधर से पकड़ा दूं, मेरे भाई आप अर्ज सुन लें। ये हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पेट्रोल इधर से इधर जाएगा, ठीक है। आपने अपने हाथ पांव काट तो के फिर इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद क्यों होती है? यार आप एक बात सुन लें, आप बीच में काटेंगे। मैंने आपको अर्ज किया, जब आप सवाल करते हैं, जब आप सवाल कर लें फिर मुझे जवाब देने दें। इस तरह आप इंटरप्ट करेंगे ना, आपकी बात लोगों को समझ आएगी ना मेरी बात समझ आएगी। आपने मेरे से IMF के हवाले से सवाल किया, आप रिपीटेडली यही बात कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दें प्लीज आप। मैंने आपको अर्ज की है, हुकूमत पाकिस्तान का उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल इस सतह से इस सतह पे जाएगा। जब आपने IMF के नुमाइंदे बिठा के ये एग्रीमेंट करके हर चीज़, आपने स्टेट का एग्रीमेंट है, आप इसको डिसोन, जब हम हुकूमत में थे, इसहाक डार वजीर खजाना थे, हमने गुड बाय कहा। आप देख लें, आप रिकॉर्ड का हिस्सा देख लें, मुस्लिम नून की हुकूमत ने नवाज शरीफ के दौर में गुड बाय कह दिया था। फिर कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, हर चीज़ के लिए कर्जा, हर चीज़ के लिए कर्जा, और उसके डिलीवरेंस ज़ीरो है। तो मैं आपको मेरे भाई यही कह रहा हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक एग्रीमेंट किया हुआ है, इन राइटिंग है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। आप उसको कैसे हेर फेर, उसमें लिखा हुआ था कि पेट्रोल की सब्सिडी 100% ख़त्म करनी है। आपने अपनी हर चीज़ लिख के दी है। ये नवाज शरीफ का साइन करदा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इसहाक डार का, ये शहबाज शरीफ का साइन करदा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इमरान खान और उसकी हुकूमत का साइन करदा और हुकूमत पाकिस्तान का साइन करदा डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। अब एक आप डॉक्यूमेंटेड चीजें रख के आप स्टेट के साथ मुआहिदा करते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि आपने बढ़ा दिया। भाई आप हमारी जगह इंटरिम सेटअप ले आते, ये शायद 120 रुपए बढ़ जाती। तो मैं तो आपको बार बार यही बता रहा हूं कि आपको हमने वो एग्रीमेंट पब्लिक भी किया। तो फिर इसका मतलब यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान की हुकूमत ने किया, वो उस वक्त की रियासत पाकिस्तान की ज़रूरत था, जिसके बगैर इकॉनमी का आगे चलना नामुमकिन था उस वक्त? अब आप मुझे बताएं, अब आप एक तरफ मेरी बात की तायीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको अपोज करते हैं। नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब दे देना, इसका हाँ या ना में जवाब दे दे। इमरान खान की हुकूमत ने सही फैसला किया, सही मुआहदा किया, गलत मुआहदा किया? अव्वल तो देखें, अव्वल तो IMF के साथ डिटेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी।
आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड थी, हमने अच्छे हैंडओवर किया सर्कुलर डेट से लेकर। आप इकॉनमी को देख लें, बिजली 0 आवर लोड शेडिंग थी, सस्ती तरीन 7 रुपये की बिजली थी, 7 रुपये बिजली की फी यूनिट छोड़ के गए हैं। अब आप बताएं, कोविड के दौर में सस्ती से सस्ती चीज़ें थी, इन्होंने ना ऑयल की एलसीएस टाइम पे खोली, नदीम बाबर को इस्तीफ़ा ले लिया, 20 अरब की करप्शन की, उसने ब्रीफकेस उठाया, भाग गया, उसका अपना पावर प्लांट चलता था। जिस बंदे का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ला बैठा दिया, तो उसने तो अपना फायदा देखना था, 20 अरब की दिहाड़ी लगाई, चला गया। और अद्वियात वालों ने 600% आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चले बहरहाल इससे आगे निकलते हैं। आपकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं आप दे रहे ना, तो अब IMF पे काफी डिस्कशन होगी, इससे आगे निकलते हैं। मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 2 माह के दौरान डॉलर की कीमत में तकरीबन 25 रुपए इजाफा हुआ है। यहाँ पे क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट परफॉर्म कर पा रही? क्या ये नलायकी, ये नाअहली नहीं है? डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेरे भाई, कोई चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, इस पे हमें स्टेप लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। उसमें जो हमारे जो ये डॉलर की जो ऊपर जा रहा है दिन ब दिन, और ये बेलुगाम घोड़ा होता जा रहा है, तो हमें इस पर बिल्कुल हिकमत अमली वजारत ख़जाना को बनानी चाहिए। और जो मनी एक्सचेंजर हैं उनको ऊपर नथ डालनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं डॉलर कंट्रोल हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इस पर एग्रेसिव स्टेप लेने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस पर आपसे इत्तेफाक करूँगा। जो चीज़ें हो सकती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उसको करना चाहिए, डॉलर को रोकना चाहिए। और क्यों नहीं हो पा रहा? हमें एक नहीं हो पा रहा भैया, मैं तो आपके साथ मैं तो कह रहा हूँ कि हुकूमत को इस पर हिकमत अमली अपनानी चाहिए और इस पर बिल्कुल एग्रेसिवली इसको लीड करना चाहिए और डॉलर को नकेल डालनी चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा मुल्क का। मैं तो इस चीज़ को आपको कह रहा हूँ कि हमें नकेल डालनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऑपोजिशन ये कहती है कि अभी नैब कवानीन में जो तरमीम आपके दौरे हुकूमत में हुआ है, जो मखलूत हुकूमत है आप लोगों की, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि PDM के जितने भी जमातों से रिलेटेड लीडर्स हैं उनको NRO चाहिए था। ये बात दुरुस्त है? भाईजान झूठ है, ये सरासर झूठ है। हमने तो 3.5 साल भुगता, 3.5 साल नहीं बल्कि 4-5 साल भुगता। नवाज शरीफ साहब ने भुगता, मरीम नवाज साहबा ने भुगता, शहबाज शरीफ ने भुगता, हमदा शहबाज ने भुगता, हमारी पूरी पार्टी एहसन इकबाल ने भुगता, शाइख हकान अब्बासी, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, सारों ने भुगता। मुझे बताएं कि कोई ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई 1 रुपया साबित किया हो। ऊपर से साद रफ़ीक के केस में सुप्रीम कोर्ट की आप प्लीज़ जजमेंट पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर मारा रख के वो रेफरेंस। तो आप देखें, हमने तो भुगता है। अब आप बताएं कि और क्या हमारे अंदर से निकालना है। आपने इसको भुगतते भुगते 32 अरब रुपया आपने हुकूमत बरतानिया को वहाँ पे दिया, वहाँ पर कंपनी को जिसने नवाज शरीफ के सासाजात ढूंढने में नाकामी ली। वहाँ पर कोई यहाँ पे कोई थोड़ी ऐसे ही अरशद मलिक जैसे अदालतें बनती होंगी कि आप अपनी मर्जी के फैसले करवा लें। वहाँ पे इंसाफ था। 32 अरब रुपया उल्टा पाकिस्तान के लोगों की जेब में गया, तो ये जेब से गया। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट पे आएंगे। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं कुछ इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस की खबर आई है और हैरान कुन खबर है। ख़बर यह है कि जी DG खान के थाना एंटी करप्शन में उस्मान बुज़दार साहब और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो गया और इल्ज़ाम यह है कि मुबैना तौर पे उन्होंने सरकारी अराज़ी 900 कनाल के करीब ज़मीन की अलॉटमेंट अपने नाम की थी, जिसके बारे में जाली लेटर तैयार करवाया था और 1986 में मुंतकली यानी कि बैक डेट्स में जाके ज़ाहिर की है।
मतलब कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। 900 कनाल सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस, उनके हवाले से खबर है कि एंटी करप्शन, और ये जो जितनी भी मालूमात हैं ये वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने दी है एंटी करप्शन को, और उसके बाद एंटी करप्शन ने पर्चा दर्ज किया और उस्मान बुज़दार साहब ने इस वक्त अपनी ज़मानत भी इस पर्चे में करवा लिया। लेकिन अब ये आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में पता लगेगा कि वो जो ज़मीन अलॉट हुई है उस्मान बुज़दार साहब के नाम पे या उनके भाइयों के नाम पे, क्या वो वाकई में सरकारी ज़मीन थी, और अगर सरकारी ज़मीन थी तो उसको अपने नाम कराने के लिए कोई जाली लेटर तैयार किया गया था, और उस जाली लेटर की बुनियाद पे बैक डेट्स में 1986 में जाके ये 900 कनाल सरकारी अराजी खुद के नाम पे अलॉट करा ली गई या नहीं करा ली गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे नया पाकिस्तान बनने का, और पंजाब में वो बनाना था इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब ने। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें उस टाइम पर हो रही थी, और बहुत सारी और हरकतें जिसका जिक्र हम आपके सामने करते रहते हैं, तो दैट इज़ रियली रियली अनफॉर्चुनेट। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में तो है, बैरूनी साजिश के हवाले से भी वो कहते हैं जो हमें पता है वो हमारे अस्करी इदारों को नहीं पता, वो DGISI को नहीं पता, वो दीगर चीफ्स को नहीं पता, हमें पता है बैरूनी साजिश हुई है और कैसे हुई है। तो वो कहते ही हैं, लेकिन सियासतदानों के हवाले से भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी अजीब सी। अब शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट, मतलब कि मेरी हालांकि मैंने जितने शोज़ कर छोड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़, आप लोगों को पता है जो मेरे शोज़ फॉलो करते हैं। अब शेख रशीद एक नेक्स्ट लेवल पे जाके एक बंदा जो 15 दफ़ा वज़ीर रहा हुआ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, तो नामुनासिब है। क्या ये 12 के 12 पार्टियां गंदे अंडे एक ही टोकरे में ठोकर से उड़ा देंगे। बिल्लो रानी को छोड़ दो, बिल्लो रानी दिल की जानी पाकिस्तान आ ही नहीं रही है, और वो कमान उस चोर और डाकू राज आसफ जरदारी ने संभाल ली है। तारीख निकाल कर देखे कि पाकिस्तान की सियासत में 3 महीने में जितने दौरे बिल्लो रानी ने किए हैं किसी ने नहीं किया है। तो अब तो दुख ही होता है इस तरह की तकरीरें देख के, सुन के, कि अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहरहाल शहबाज गिल साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की थी। मैं सिर्फ गुफ्तगू के मेयार की बात कर रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, मुख्तलिफ औकात में दीगर मामलात भी हम आपके सामने पेश करते रहें। गिल साहब की गुफ्तगू भी सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बाजी का कसूर नहीं, बाजी नालायक है। आप अगर लोगों की घर की खवातीन के ऊपर बात करेंगे तो फिर आपकी प्लास्टिक सर्जरी के बिल बाहर आएंगे, आपकी जुबान खींच ली जाएगी। बाजी आपको एक काम की बात बताता हूँ, दुनिया का कोई थीसिस हो, दुनिया में किसी किताब का चैप्टर हो, हर चीज़ की एक समरी होती, कंक्लूजन होता है आखिर में। तो अगर आपको कोई रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी जाए, अंग्रेज़ी मुश्किल हो, फस्ती हो, उसमें आपका दिमाग थकता हो, गर्म होता हो, जैसे सस्ता फ़ोन हीट अप हो जाता है, तो आप उसका आखिरी कंक्लूजन पढ़ लिया करें। ये किस तरह की अहमकाना बात कर रही हैं आप कि मुआहदा इमरान खान ने किया और पूरा नहीं किया, फिर हमने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, फिर आए और फिर हमने कहा हम करेंगे ये मुआहदा पूरा। लख दी लानत है तुहाडे ते। एडा तरद्दद इमरान खान दे वादे पूरे करने वास्ते कीता। इमरान खान तुहाडा दादा है जिहड़ा ओहदा कीता होया हर काम तुसीं जरूर पूरा कर। तो इसके बाद एक डिबेट हो रही है कि खुरम दस्तगीर जो कह रहे हैं कि मैच लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशंस होनी थी और ये हमारी संजीदा इतलात है, तो इसका मतलब ये है कि उन डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दीगर PDM जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है ताकि अपने आप को डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सके, ना कि वो जो कहते थे कि महंगाई के हवाले से हमारे पास वो गुर रहे हैं, ये जो इन नलायकों के पास नहीं और हम अवाम के मसाइल हल करेंगे। तो ये तनकीद है कि जी असल वजह ये थी, और ऊपर से आप बातें स्लोगन्स जो हैं वो महंगाई के हवाले से लगा रहे थे। बहरहाल मुझे ज्वाइन किया आबिद सुलहरी साहब ने। आबिद सुलहरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मईशत के हवाले से, क्योंकि इस वक्त बुनियादी मसला ही इस मुल्क का मईशत बना हुआ है, और जब से हुकूमत आई है ये कहते तो थे कि हम मसाइल हल करेंगे, लेकिन पिछले 2 माह में कोई मसाइल हल होते हुए तो नज़र नहीं आए, बल्कि उनमें इजाफा होते हुए नज़र आए। इंटर बैंक में आज डॉलर 210 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हुआ है आबिद सुलहरी साहब, जबकि ओपन मार्केट में 213 रुपये 50 पैसे का फ़रोख्त हुआ है। 2 माह में इस हुकूमत के दौर में 25 रुपये डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। इससे पहले कि मैं IMF की किस्त पे जाऊं, इससे पहले कि मैं मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से आपसे सवाल पूछूं, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि डॉलर क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और ये 2 माह में 25 रुपये इजाफा ये होशरुबा है। और
बड़ा नुकसान है मुल्क की इकोनॉमी को इसका। देखिए, डॉलर इसलिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि आपके यहाँ एक तो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दूसरा IMF के साथ जाना नहीं जाना उसकी अनसर्टेनिटी कायम है। तमाम जो दुनिया के रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है इस वक्त वो डाउनग्रेड कर रखी है, और जो दोस्त ममालिक की तरफ से डिपॉजिट्स मिलने की उम्मीद थी उन्होंने भी उसको IMF के साथ लिंक कर दिया कि IMF के साथ आप लोगों का प्रोग्राम बहाल होगा तो उसके बाद मिलेंगे। तो जब आपके पास टोटल डॉलर्स जो हैं इस वक्त वो सिंगल फिगर में है 9.85 बिलियन डॉलर के करीब, जो कि 5 हफ्ते की इंपोर्ट बिल के बराबर बनता है। तो फिर यही हो रहा है कि रोजाना IMF के पास डील ना होने की वजह से जब सुबह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट खुलती है तो आप देखते हैं कि करेंसी पाक रुपी जो है 2-3 रुपए नीचे वो स्लाइड करता है, और इस स्लाइड की वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि डॉलर होल्ड हो रहा है, जाहिर है कि अगर कोई भी स्टॉक जो मनी चेंजर है उसको पता है कि कल जब बंद होगा ये 2 रुपए बढ़ चुका होगा तो अपने डॉलर नहीं बेचेगा। और दूसरा इसके अब एक पैनिक बाइंग शुरू हो गई है, जिसके पास भी कोई डॉलर मौजूद है वो कोशिश कर रहा है कि डॉलर खरीद ले, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल को इसका रेट जो है वो और कितना गिर जाएगा। तो इन दोनों चीजों ने भी इस वक्त डॉलर की कीमत पे काफी नेगेटिवली इफेक्ट किया है। जब तक ये IMF के साथ आपकी डील कंप्लीट नहीं होती तब तक इसमें हाल्ट होने का चांस नहीं है। अब अगर मुफ्ता साहब ने आज कहा है कि कोई डील होने के चांस हैं तो होपफुली डॉलर नीचे तो नहीं जाएगा इससे, लेकिन कम से कम ये होगा कि यहाँ पे रुक जाएगा, इसका फर्दर जो नोज डाइविंग है वो बंद हो जाएगी। मिफ्ता साहब ने जो कहा है वो तो कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ कहा है IMF की डील के हवाले से, वो आपको सुनवा दो। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि 1-2 रोज़ की बात है, 1-2 रोज़ में ब्रेक थ्रू हो जाएगा और डील मुकम्मल हो जाएगी IMF के साथ। अब आपने कहा कि अगर ये डील मुकम्मल होती है तो फिर डॉलर की कीमत जो ऊपर जा रही है वो रुक जाएगी, लेकिन बहरहाल वो नीचे नहीं जाएगा। अगर यहीं पर भी डॉलर की कीमत रहती है तो वो भी मतलब कि कोई अच्छी सिचुएशन तो नहीं है। अगर इसको नीचे लेकर जाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि ये जितना इजाफा हुआ है डॉलर में पिछले 2 माह में, या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तो जो हुआ है वो तो अपनी जगह पे है, ये तकरीबन 25 रुपये जो डॉलर महंगा हुआ है 2 माह में, मुल्की कर्जों के ऊपर कितना इसका असर पड़ा है और कितना इजाफा हो गया? देखिए, डॉलर में आजकल जो आज के रेट के हिसाब से आप देखते हैं तो जब 1 रुपया डॉलर की कर्ज जो है वो बढ़ती है तो आपके तकरीबन 200 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से कर्जे ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, जाहिर है जब भी उनकी मैच्योरिटी आएगी तो आपको मार्केट से डॉलर बाय करके देने होंगे और उस वक्त के रेट के हिसाब से देने होंगे। जो हम कहते हैं कि कर्जे बढ़ गए, तो कर्जे बढ़ने का आज कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कर्जे बढ़ने का इम्पैक्ट उस दिन होता है जिस दिन आपको वो उसकी मैच्योरिटी है उस लोन की, आप उसकी डेट सर्विसिंग कर रहे हैं या आप उसकी डेट को रिटायर कर रहे हैं। इसी तरह से सकूक बांड और जो बाकी डॉलर डिनोमिनेशन में बांड हुकूमत पाकिस्तान इशू कर रहे होते हैं, जब उनकी मैच्योरिटी का वक्त आता है तो उस वक्त का जो एक्सचेंज रेट है वो मैटर कर रहा होता है। अब आपने फरमाया कि डॉलर की रेट जो है ये वापस कैसे आएगा, ये उसी सूरत में वापस आता है जब आपके रिजर्व्स होते हैं। अगर आपके रिजर्व्स होती है, नहीं होता क्या है ओपन मार्केट में जो आजकल हमारा सिस्टम है, अगर डिमांड ज्यादा होगी डॉलर्स की तो जाहिर है कि उसका रेट चढ़ जाएगा। अगर उसकी डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा है तो डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। तो वो सप्लाई ज्यादा कैसे हो सकती है? सप्लाई ज्यादा हो सकती है आपके पास या तो अचानक से डॉलर पहुंच जाए, यानी IMF के डॉलर आ जाएंगे चाइना के आगे, सऊदी अरेबिया के आगे, तो ये एक चंक जब आपके पास आता है और जो मनी चेंजर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में जिनको डॉलर चाहिए, जब उनको पता है कि 5-6 बिलियन डॉलर जो है वो इस वक्त स्टेट बैंक के पास मौजूद है, तो उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि फर्क आएगा, लेकिन वो टेम्पररी फर्क है। उसको एक दूसरा तरीका होता है रोकने का, वो होता है कि स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स को सेल करता जाए ओपन मार्केट में, लेकिन ये वही मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास लामहदूद जो है वो डॉलर मौजूद हों। हमारे जैसे ममालिक जिनके पास के गिनती के 9 बिलियन डॉलर है, अगर हम डॉलर की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए रुपए की कीमत को उसको सेल करना शुरू कर देंगे तो वो कुछ अर्से के लिए तो आपका रुपया जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हो सकता है 150 रुपए पे भी चला जाए, लेकिन जो ही आपके पास वो रिजर्व खत्म होंगे ये फिर नोज डाइव करेगा और उस पर इसको रोकना।
अब रिजर्व्स की जो कहानी है, आबिद सुलेरी साहब, आपने कहा कि डॉलर की कीमत उस सूरत में नीचे आएगी अगर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। अभी खबर मेरे सामने ये है कि 24 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमी वाक़या होगी है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 8 अरब 98 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गए, और हम 8 अरब 98 करोड़ 50 लाख डॉलर पे बैठे हुए, और बांग्लादेश के कई गुना ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान के 600 अरब डॉलर के करीब हैं, छोटे छोटे मुल्कों के हमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो 44 अरब पे बांग्लादेश है इस वक्त। तो यहाँ पे क्या मतलब कि गलत क्या हुआ पाकिस्तान में कि बांग्लादेश के 44 अरब तक पहुँच गए और हम 8 अरब डॉलर पे बैठे हैं? देखिए बैरिस्टर साहब, इसमें इशू ये है, ये हमारी ग्रोथ का बड़ा इसमें फंडामेंटल रोल है। हमारी ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन लेड है, यानी हम जब कहते हैं 5% ग्रो कर गए, 6%, 7%, जो भी एक परसेंटेज हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमारी कंजम्पशन इतनी बढ़ गई, और वो कंजम्पशन जो है वो ज़्यादातर पूरी होती है आपकी इम्पोर्ट्स के ज़रिए, और वो कंजम्पशन जो है 82% वो कंजम्पशन हाउस होल्ड से आती है। यानी एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बहुत थोड़ा है, दूसरा हमारा सेविंग टू जीडीपी रेशो बहुत थोड़ा है, और तीसरा हमारे पास अपनी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यानी क्या होगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे वो गाड़ी खरीदेगा। अब वो गाड़ी कहाँ पे होगी? वो गाड़ी जो है वो यहाँ पे या असेंबल्ड होगी, या तो उसकी जो किट है वो बाहर से इम्पोर्ट हुई है डॉलरों में, या वो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट होगा, पूरी गाड़ी बाहर से इम्पोर्ट हुई है, या आप इसी तरह के और जो बाकी अखराजात लगा लें। तो आपके पास जब तक अपनी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग नहीं और आप इंपोर्टेड ग्रोथ जो है उस पे जिंदा है, इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे, तो डॉलर का शॉर्टफॉल आता है। दूसरी जो चीज है, आपके पास 4 तरीके से डॉलर आते हैं जो बांग्लादेश और इंडिया को जब हम देख रहे हैं। पहली चीज होती है आपकी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग, दूसरी होती है आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरी होती है रेमिटेंसेस, और चौथे होते हैं कर्जे। और जो अपनी सूरत में अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो स्टैग्नेंट थी। इस दफा थोड़ा सा चूंकि कमोडिटी प्राइस बढ़ी है, तो उसमें हमने देखा कि पहली दफा शायद 30 जून को हम $30 बिलियन का जो हदफ है उसको टच कर रहे होंगे। जो हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपने उसके नंबर्स देख लिए, पिछले साल की $1.5 बिलियन की टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास पहुंची है। आपके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ जो जियो स्ट्रेटेजिक इशूज हैं, ईरान हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, वो एक जो हमारा मशरकी बॉर्डर है वहां पे हम एक ऑलवेज। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, एक सवाल है मेरा, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं उससे इम्प्रेशन मुझे ये जा रहा है कि हमारी मईशत आज अगर ज़बू हाली का शिकार है तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम चीज़ों को सही तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज नहीं कर सके अपनी प्रोडक्शन के। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, बेचने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, बाहर से हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, डॉलर कम रह जाते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, रुपया नीचे चला जाता है। उसके बाद जाहिर है बजट डेफिसिट है, तकरीबन 4,500 अरब रुपए का अगर बजट डेफिसिट है, कर्जे हैं, उनका सूद पड़ता है, वो सारी जगह अपनी जगह। ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें करप्शन कितना बड़ा फैक्टर है? यानी कि अगर करप्शन को एक फैक्टर के तौर पे देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि इट इज़ दी फंडामेंटल फैक्टर जिसकी वजह से मईशत आज ज़बू हाली का शिकार है, या फिर ये नालायकी है, नाअहली है, मिस गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से आज 22 करोड़ लोगों के मुल्क की ये सूरत हाल है मईशत की जो कि है? जी, मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले 10 साल थे उसमें हमारे टीथिंग प्रॉब्लम थे, अगले 10 साल थे उसमें मार्शल लॉ था, चाइना की और अमेरिका की पाकिस्तान ने सुलह कराई, काफी डॉलर्स आपके पास आए, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री लगी। उसके बाद अगले 10 साल जो थे उसमें सपूते ढाका आया, उसमें पोलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, वो आई, मार्शल लॉ दोबारा से लगा, वहां पे फिर हम नोज डाइव किए। ज़िया के 10 सालों में जो पहली अफगान वार थी आपके पास डॉलर्स का इनफ्लो बहुत ज्यादा आया, फिर आपने देखा कि बूम सिनेरियो था। लेकिन उसके बाद वाले 10 साल जो पॉलिटिकल पार्टीज की म्यूजिकल चेयर थी 58-2B की वजह से, तो हमने देखा कि दोबारा से मईशत नीचे गिरी, और यही हाल आपके साथ मुशर्रफ दौर में हुआ। वहां पे फिर डॉलर्स आपके पास बेतहाशा है वार एंड टेररिज्म की वजह से। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि मुसलसल यही इशू चल रहा है। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत को देखते हैं तो वहां पे फ्लड एक बहुत बड़ा आया था, उस वक्त भी एनर्जी क्राइसिस था, $148 पर बैरल तक गया, और कमोडिटी प्राइस क्राइसिस था। PMLN का दौर जो था वो बहुत बेहतर रहा, लेकिन जब PTI के दौर को देखते हैं तो उसमें कोविड आ गया और अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे यानी कि बुनियादी फैक्टर आप ये कह रहे हैं
कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी बुनियादी फैक्टर है। कुछ इसी तरह की बात एहसन इकबाल साहब ने भी की है, मैं आपको वो सुनवाता हूँ, फिर आपका तजुर्बा। मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ तरक्की की। हम इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज को तसलसल और दवाम देने में नाकाम रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह हमारी अंदरूनी सियासी चपकलिश है। ये जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, करप्शन की जस्टिफिकेशन के तौर पर तो किसी चीज़ को लिया ही नहीं जा सकता। जिसने करप्शन किया है उसके खिलाफ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जिसने अवाम का पैसा खाया है उसका एहतसाब होना चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि फंडामेंटल फैक्टर क्या है, तो क्या ये एहसन इकबाल की बात दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि पॉलिसीज का अदम तसलसल बुनियादी वजह रहा है हमारी मईशत की ज़बूहाली की? कुछ हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन जो मैं चीज़ आपको अभी उससे पहले, इस क्लिप से पहले कह रहा था, अगर आप पाकिस्तान के 75 सालों का जायजा लें तो हमें तकरीबन उसमें कुछ 30-35 साल बहुत इजी डॉलर हमारे पास आते रहे, और उन इजी डॉलर्स के आने की वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं। पाकिस्तान को हमें मान लेने में कोई इतराज़ नहीं, अर्थ नहीं होना चाहिए कि वॉर डिविडेंड इकोनॉमी के तौर पे आपके पास बेतहाशा डॉलर्स आए। ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू मिनट, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया पे ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।